नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां धर्मांतरण कानून पर हाईकोर्ट में एक और पीआईएल दाखिल की गई है। समाज सेवी आनंद मालवीय की पीआईएल पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। पीआईएल में धर्मांतरण कानून को संविधान विरोधी बताया गया है। धर्मांतरण कानून को संविधान विरोधी बताते हुए याचिका लगाई गई थी और इस पीआईएल की पहल पर आज सुनवाई हुई है। अब बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 3 हफ्ते 5 अक्टूबर को होगी और इस पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने इस पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में 5 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। पीआईएल में धर्मांतरण कानून को संविधान विरोधी बताया गया है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू के बाद से ही राजनीति हावी और लगातार इस मामले पर सियासत होती रही और अब इस पर पीआईएल भी दाखिल की गई है। पीआईएल में धर्मांतरण कानून को संविधान विरोधी बताते हुए अपनी बात रखी गई है। इस मामले में 3 हफ्ते में सरकार से जवाब भी मांगा गया है। 5 अक्टूबर को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। समाज सेवी आनंद मालवीय की पीआईएल पर सुनवाई हुई है। आज हाईकोर्ट में समाज सेवी मालवीय की पीआईएल पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में 5 अक्टूबर को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। और आलोक मालवीय इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। बात करते हैं आलोक से। आलोक, क्या आज हाईकोर्ट में हुआ है? 3 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा गया है। 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। क्या जिक्र है पीआईएल में और क्या आज कोर्ट में हुआ? जी देखिए, लव जिहाद के जो मामले पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे थे, उसी के सरकार के द्वारा धर्मांतरण कानून का ये पूरा मामला है। और इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोशल एक्टिविस्ट आनंद मालवीय की तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर डिवीजन बेंच ने सुनवाई की है। इसमें हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 हफ्ते में नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा है। 5 अक्टूबर में इस मामले की फिर सुनवाई होगी, तभी सारी बातें पता चल पाएंगी। फिलहाल जनहित याचिका में धर्मांतरण कानून को संविधान विरोधी और गैर जरूरी बताया गया है। जी जी, धन्यवाद आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। और रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। खुलेआम लाठी डंडे लेकर पहुंचे दबंग। धमकी देने का वीडियो भी वायरल हुआ है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कैली गांव का यह मामला है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हाथों में लाठी डंडे लेकर बदमाश मौके पर पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुलेआम लाठी डंडे लेकर दबंग मौके पर पहुंचे। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कैली गांव का यह मामला है। किस बात को लेकर यहां कहा सुनी हुई, किस बात को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि नौबत लाठी डंडों से लैस होकर बातचीत करने पर आ गई, इसको लेकर जानकारी भी नहीं मिल पाई है। लेकिन यह तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक छोटी सी बात पर रायबरेली में दबंगों ने दूसरे पक्ष को समझाने के लिए हाथों में लाठी और डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और वहां पर दूसरे को समझाने के लिए किस तरह से लाठी डंडे का इस्तेमाल किया, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बाइक पर सवार होकर ये सभी लोग आए और वहां मौजूद लोगों से बातचीत तो की, लेकिन उनके हाथों में लाठी डंडे थे। और बरेली से बड़ी खबर, जहां मोबाइल चोरी के शक में किशोरी की पिटाई का मामला सामने आया है। दबंगों ने नाबालिग को लात घूंसों से पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे की यह घटना है। दबंगों ने नाबालिग को लात घूंसों से पीटा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बरेली की, जहां मोबाइल चोरी के शक में किशोर की पिटाई की गई है। दबंगों ने नाबालिग को लात घूंसों से पीटा है। मोबाइल चोरी का केवल शक था, कोई सबूत भी नहीं था। इन्हें पता भी नहीं था कि इस बच्चे ने मोबाइल चोरी किया है कि नहीं। केवल शक में इस बच्चे की बुरी तरह से बरेली में पिटाई की गई है। एसटीएफ की वाराणसी इकाई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाराणसी पुलिस जोन के 1 लाख के इनामिया बदमाश दीपक वर्मा को चौबेपुर थाना क्षेत्र के बरसियानपुर गांव के पास रिंग रोड पर हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया।
दोपहर 1 बजे के बाद हुई इस मुठभेड़ में डिप्टी एसपी एसटीएफ शैलेश सिंह भी शामिल रहे। बता दें कि लक्सा थाना क्षेत्र का रहने वाला दीपक वर्मा बेहद शातिर बदमाश था। इसके खिलाफ कई थानों में गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज है। वाराणसी में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया। वाराणसी में दीपक वर्मा ढेर हुआ है। संभल से बड़ी खबर, जहां बाल विकास परियोजना विभाग का कारनामा सामने आया है। कोरोना से जान गंवाने वाले शिक्षक की ड्यूटी लगा दी गई है। एक शिक्षक जिसने कोरोना से जान गंवाई, उसकी ड्यूटी लगा दी गई है। पुष्टाहार वितरण में विभाग ने मृतक शिक्षक की ड्यूटी लगाई है। अधिकारी एक दूसरे पर लापरवाही की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। असमोली बाल विकास परियोजना विभाग का यह मामला है। कोरोना में जान गंवाने वाले शिक्षक की ड्यूटी लगा दी गई है। बाल विकास परियोजना विभाग का यह कारनामा है। दरअसल एक शिक्षक जिसकी कोविड काल में मौत हो गई थी, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। कोरोना से जान गंवाने वाले शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। पुष्टाहार वितरण विभाग ने मृतक शिक्षक की भी ड्यूटी लगा दी है। लापरवाही का एक बड़ा मामला इस विभाग में सामने आया है। मैनपुरी जिलाधिकारी कार्यालय पर फरियादी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद अधिकारियों के होश उड़ गए। आनन फानन में जॉइंट मजिस्ट्रेट दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जिला अस्पताल में युवक को भर्ती कराया। यहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। संज्ञान में यह है कि एक व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति, अभी उसकी उम्र और नाम कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं, उसने किसी तरह का एक पदार्थ खाया है। पदार्थ की अभी शिनाख्त की जा रही है क्या पदार्थ है, लेकिन जैसे ही हमें कुछ थोड़ा सा भी संदेह हुआ कि इससे कुछ मतलब हानिकारक पदार्थ या उसने खाया है, तो हमने तुरंत उसको यहाँ पे सर की गाड़ी से और हम अपनी खुद की गाड़ी से उसको ले आकर के यहाँ पे प्राथमिक उपचार कर। फर्रुखाबाद में एक महिला को 3 तलाक की शिकायत करना भारी पड़ गया और घर में घुसकर महिला के पति ने अपने साथियों के साथ पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद महिला थाने पहुंची तो थाने से भगा दिया गया। पूरा मामला कमालगंज क्षेत्र के भीख नगला का है। और अगली खबर कानपुर से आपको बता देते हैं। दरअसल कानपुर में मिर्जापुर की रहने वाली एक महिला ने अपने रिश्तेदार पर नशीला पदार्थ खिलाकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। उत्पीड़न से परेशान होकर महिला ने डायल 112 पर फोन किया और गंगा में छलांग लगा दी। मौके पर गंगा में मौजूद नाविकों और गोताखोरों ने महिला को डूबने से बचा लिया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी टीएसआई और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। देखिए, कल एक सूचना मिली थी कि एक महिला है, उसने मतलब नदी में कूद के, गंगा नदी में कूद के प्रयास किया था जान देने का। तो वहाँ पे जो लोकल मल्लाह थे उन्होंने उसको बचाया और तत्काल फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहाँ मौके पे पहुँची और महिला को तुरंत इलाज के लिए लेके गई। जब वो महिला ठीक हो गई तो उनसे पूरी जानकारी की गई। तो उन्होंने एक व्यक्ति जो गिरजा नंदन है उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो जो उनके फूफा हैं, जो मतलब उनके रिश्तेदारी हैं और पहले से प्रताड़ित करते आ रहे थे, तो उनकी तहरीर पे, महिला की तहरीर पे एक मुकदमा हमने जो है रेप का पंजीकृत कर लिया गया है और जो विधिक कार्रवाई वो आगे की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल पीएम मोदी अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। सीएम योगी के बाद अब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अलीगढ़ पहुंचे हुए हैं और तैयारियों की रूपरेखा की जानकारी ली। इस दौरान न्यूज 1 इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ की सरजमी पर आगमन हो रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ। सर, कितना बड़ा मौका है, प्रधानमंत्री यहां से डिफेंस कॉरिडोर और इसके साथ ही विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं। देखिए, अलीगढ़ के लिए और आसपास के जिलों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को मिला है, उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में उन्नति करी है। शिक्षा में इन 4.5 सालों में एक अभूतपूर्व सुधार हुए हैं और अलीगढ़ ऐसे उसमें अलीगढ़ के क्षेत्र में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम से
लोग आदर के साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का संबोधन करते थे। 32 वर्षों तक ऐसे व्यक्तित्व भारत के, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। आज़ाद हिंद फौज के साथ में अफ़गानिस्तान में एक अस्थायी सरकार के गठन के अध्यक्ष बने। वो यहाँ पर वृंदावन में एक टेक्निकल महाविद्यालय पहले खोलने का अवसर मिला। वहीं पर आर्य कुल विश्वविद्यालय जो आज चल रहा है वो उनकी ज़मीन पर बना। बीएचयू के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उन्होंने ज़मीन दी। उसके बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उन्होंने 90 साल के लिए 2 रुपए के पट्टे पर ज़मीन दी विस्तार के लिए। लेकिन इतने महापुरुष का जिसने पूरा जीवन लगा दिया हो। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले जातीय सियासत को साधने के लिए बीजेपी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर रही है। मुझको लगता है कि उनको जानकारी का अभाव है, क्योंकि वो जाति की राजनीति करते आए हैं। 2 साल पहले चुनाव कहाँ था? ये तो कैबिनेट की प्रोसीडिंग में लिखा होगा कि 2 साल पहले विश्वविद्यालय अलीगढ़ में बनेगा, निश्चय हुआ। उसको ज़मीन लेना, ज़मीन तलाशना, उसको पास करना, आसपास के रोड्स को बनाना और उसका एक्ट तैयार करना, उसके लिए धन का आवंटन करना, ये 1.5 से 2 साल समय लगता है। उसके बाद इसकी तैयारी करके उसको तैयार किया गया। और जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये नाम ये बीजेपी के द्वारा नहीं रखा गया है। और वो जाट नेता, जाट राजा जरूर थे, लेकिन उन्होंने, आप देखो, मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन दी, क्या उन्होंने जाटों के लिए दी? क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन दी? क्या वो जाटों के लिए दी? क्या उन्होंने आर्यकुल विश्वविद्यालय के लिए दिया, या जो वहाँ का टेक्निकल महाविद्यालय था वृंदावन में, अपने राजमहल को दे दिया? बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। महेंद्र प्रताप सिंह कोई जाट राजा नहीं, बल्कि जिन्होंने जाति के तमाम बंधनों को तोड़ा है। और मैं विपक्ष को भी कहता हूं कि वो यहां पर आए और आकर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हो। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल व सहयोगी योगेंद्र प्रताप के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी की मीडिया कार्यशाला के समापन सत्र को सीएम योगी ने संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हम अक्सर अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते हैं। पहले 5 घंटे बिजली गांवों में आती थी, अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। सीएम ने यह भी कहा कि यूपी में अपराधियों के अंदर भय का माहौल है। लखनऊ यूपी बीजेपी की मीडिया कार्यशाला के समापन सत्र में सीएम योगी ने संबोधन के दौरान ये तमाम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, जनता को गुमराह करने की राजनीति की जा रही है। यूपी में मेडिकल कॉलेज की अब भरमार हो गई है। मैंने कहा किसी कार्यकर्ता के यहाँ अगर रुकने के लिए होता था तो परिवार की महिलाएं आती थी, सबसे पहले एक ही बात करती थी कि क्या उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल हो पाएगा। बेटियां असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी। और मैंने कहा और तो और एक सामान्य बैलगाड़ी और भैंसावान भी जाता है तो उसके जो भैंस या उसका भैंसा या उसके बैल भी सुरक्षित नहीं थे। मैंने कहा क्या आज कोई बैलगाड़ी के बैल या किसी भैंसे को या किसी बालिका को या किसी महिला को कोई जबरन उठा सकता है क्या? उन्होंने कहा नहीं, आज तो नहीं, आज तो अपराधी गले में तख्ती टांग करके थाने में जाते हैं कि साहब एक बार बकस लोन सब्जी बेच करके अपने पैरों को पाल लेंगे। मैंने कहा किसी कार्यकर्ता के यहाँ अगर रुकने के लिए होता था तो। और अलीगढ़ के दौरे से पहले ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बीते दिनों में आयोजित किए जा रहे शिक्षक सम्मेलन और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि स्थायी युवाओं को जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी से रोजगार मिलेगा। जो स्थानीय युवा हैं उनको इससे रोजगार मिलेगा। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। ग्रेटर नोएडा में सांसद, विधायकों और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के सामने विकास चौधरी ने भाजपा का हाथ थाम लिया। इस मौके पर विकास चौधरी ने उप मुख्यमंत्री को चांदी की बनी सरस्वती मां की प्रतिमा भेंट कर
उनका स्वागत किया। विकास चौधरी पार्टी को पिछड़ा वर्ग में और अधिक गहराइयों तक ले जाने का काम करेंगे। आने वाले चुनाव में चौधरी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। दादरी विधानसभा में हुए शिक्षक सम्मेलन में विकास चौधरी ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा समेत सांसद महेश शर्मा, विधायक श्रीचंद्र शर्मा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा बीजेपी में शामिल हुए विकास चौधरी, जिनका स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव एक बार फिर ऐतिहासिक होगा। वजह कई हैं। वैसे तो अयोध्या हमेशा ही राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन इस बार तो पूछिए ही नहीं, लगभग हर सियासी पार्टी अयोध्या से हुंकार भर रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अयोध्या में आम आदमी पार्टी कल तिरंगा यात्रा भी निकालेगी, जिसकी अगुवाई संजय सिंह और मनीष सिसोदिया करेंगे। रामलला के दर पर आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ने किए दर्शन। साधु संतों का मिला आशीर्वाद। चुनाव से पहले श्री राम की कैसे आई याद। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में अपना सियासी मोर्चा खोल दिया है। बीते दिनों लखनऊ समेत तमाम इलाकों में अपनी बैठकों के बाद अब पार्टी ने अयोध्या से प्रदेश की राजनीति को साधने की कोशिश शुरू की है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या के दौरे पर पहुंचे और दोनों ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन तो किए ही, साथ ही साधु संतों का भी आशीर्वाद लिया। मैं अयोध्या में आया हूँ और यहाँ पर आकर सीता माता के दर्शन, यहाँ से पीठ के दर्शन, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। आप सब राजनीतिक क्षेत्र में जन सेवा ही महान होती है, जनता जनार्दन होती है, जनार्दन की सेवा करते रहें और उसी तारतम्य में भगवत मिलन जनता जनार्दन के माध्यम से भगवान का दर्शन करने आए हैं। श्री सीताराम जी का, श्री राम जन्मभूमि का, श्री किशोरी जानकी घाट बड़ा स्थान, सिद्ध पीठ रसिक उपासना की मूल श्री जानकी घाट बड़ा स्थान के दर्शन करने आए हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ। लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या सभी पार्टियों के लिए केंद्र बन चुका है। लगभग सभी पार्टियों ने अयोध्या से 22 की मुहिम शुरू की है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई है। नोएडा और आगरा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने के बाद अब आम आदमी पार्टी 14 सितंबर यानी कल अयोध्या में सियासी ताकत दिखाएगी और इस पूरी यात्रा को राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अगुवाई कर रहे हैं और इसी सिलसिले में दोनों पहले ही अयोध्या पहुंचकर साधु संतों से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया है। अयोध्या में आपकी तिरंगा यात्रा, 10,000 से अधिक भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य। गुलाबबाड़ी के मैदान से गांधी पार्क तक जाएगी यात्रा। श्री राम के धाम पहुंचकर आम आदमी पार्टी ने भी ये संदेश दिया है कि उनके भी भगवान राम आराध्य हैं। हर पार्टी अयोध्या पहुंचकर माहौल बना रही है और इसमें अब आम आदमी पार्टी का नाम भी जुड़ गया है। इस बार अधिकतर पार्टियां अयोध्या में भगवान श्री राम के आशीर्वाद के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रही है। अब देखना होगा जीत का, सत्ता का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इन खबरों के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। खबर लगातार जारी है।